कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए। उसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये समझा दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में का फॉर्मेशन होता है, वो मैंने समझा दिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। उसमें मैंने ये समझा दिया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड में भी बहुत तरह के लिगेंड जो होते हैं उनकी डेंटिसिटी क्या होती है, पॉलीडेंटेट क्या होते हैं, बाईडेंटेट क्या होंगे, ट्राईडेंटेट क्या होंगे, ये सब कुछ मैंने समझा दिया था। तो पिछली वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। आज की क्लास में मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर समझाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में आपसे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसमें IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो आइए सीखते हैं कि हम किसी को ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड का हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑर्गेनिक के लिए जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो एक अलग है, और इसके लिए जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो एक अलग है। तो सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना है तो पहचान करना होगा कि इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं। जैसे हमें पता करना होगा, जैसे ये पता है, ये हमें पता चला ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें NH3 क्लोरीन और ये NO2 नाइट्रो ग्रुप, ये जो है ये एक लिगेंड है। जैसे इसमें पोटेशियम ग्रुप है, पोटेशियम एक काउंटर आयन है, ये एक काउंटर आयन है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है, तो ये हमारा लिगेंड है। अब ये लिगेंड क्या है, तो C2O4, ये आपको पता होना चाहिए, ये C2O4 का नाम क्या है। तो मैं आज वही, मतलब इसमें मैंने पहले ही लिख दिया है कि मैं कुछ लिगेंड जो आपको इसमें देख करके आपको पता करना होगा ये कौन सा ग्रुप है। जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पर C2O4 है, तो C2O4 अगर कहीं पर रहेगा तो इसे आप कहोगे ऑक्जिलेटो, इसे कहोगे आप ऑक्जिलेटो नेम लिखने टाइम। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो उसको लिखोगे ऑक्जिलेटो। जैसे यहाँ पर देखो सल्फेट, इसे मैं कहता हूँ सल्फेट, लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो इसे पढ़ोगे आप सल्फेटो, इसे पढ़ोगे सल्फेटो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर SO4 काउंटर आयन के रूप में है, काउंटर आयन के रूप में है, तो इसे आप सल्फेटो नहीं कहोगे, इसे आप सल्फेट ही कहोगे। लेकिन यही सल्फेट अगर देखो, यही सल्फेट अगर मान के चलिए, जैसे अगर किसी में अगर अंदर हो, जैसे अगर मान के चलिए मैं यहीं पर अगर इसमें अगर मान के चलिए यहां से मैं SO4 होल 3 कर दूं, SO4 होल 3 कर दूं, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं तो ये सल्फेटो, इसे आप कहोगे सल्फेटो, क्योंकि अब ये सल्फेट ना रहा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाने से ये लिगेंड बन गया, और लिगेंड का नाम लिगेंड के फॉर्म में अगर सल्फेट है तो उसको आप कहोगे सल्फेटो। जैसे यहाँ पर जैसे फ्लोरीन, इससे पहले आप फ्लोराइड कहते थे, लेकिन अगर यहाँ पर जैसे ये Cl देखो तो इसे आप क्लोराइड नहीं कहोगे, या ऑर्गेनिक में मैंने पढ़ा था क्लोरो भी नहीं कहूंगा। यहाँ पर एक अलग ही नया नोमेनक्लेचर बताया गया है, न्यू रूल आया है उसके अकॉर्डिंग कि अब फ्लोरो को या इसको फ्लोराइडो कहोगे आप, फ्लोराइडो, इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइडो। जैसे क्लोरीन को इससे पहले क्लोरो लिखा जाता था, लेकिन अब इसको क्लोरो ना लिख करके क्लोराइडो। ब्रोमीन को ब्रोमाइडो, OH को लिखोगे हाइड्रोक्सो, कार्बोनेट को CO3 को। अगर ये कहां पर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, फिर से बार बार कह रहा हूं, अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये सब कहानी है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये सब चीजें हैं, तब मैं इन्हें ये नाम लिखूंगा। नहीं तो काउंटर आयन के रूप में है तो कार्बोनेट को कार्बोनेट कहेंगे, इसको कहेंगे हाइड्रोक्साइड कहेंगे, फ्लोराइड कहेंगे, क्लोराइड कहेंगे, ब्रोमाइड कहेंगे। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पर ये क्लोरीन है तो इसको आप क्लोराइडो नहीं कहोगे, इसको आप क्लोराइड ही कहोगे। तो अगर काउंटर आयन के रूप में है तो क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, जो नेम मैं अभी तक पढ़ते आ रहा हूं वही लिखूंगा। लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो उसको आप लिख दोगे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्सो, कार्बोनेटो, इसको कहोगे आप कार्बोनेटो। अगर यहीं पर देखिए ये है CN को आप लिखोगे साइनो, CN को लिखोगे साइनो। अगर यहीं पर कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं
कि एम्बिडिएंट लिगेंड इन्हें हम लोग कहते हैं। एम्बिडिएंट का मतलब होता है कि उनमें दोनों सेंटर हो सकता है, चाहे ये CN भी सेंटर हो सकता है और C भी हो सकता है। तो अगर हमारा इसका मतलब साइनो अगर आपने लिखा तो आपने कार्बन को सेंटर माना है, और यहीं पर अगर NC लिखा होता है तो NC का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन अगर हमारा सेंटर हो, यानी अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है तो इसे हम कहेंगे आइसोसाइनो, इसको कहा जाता है आइसोसाइनो। यहीं पर देखिए ये है SCN, इसको कहा जाता है थायोसाइनेटो, इसको कहा जाएगा थायोसाइनेटो। यहीं पर एक और इसी का पार्ट हो जाता है, जैसे अगर NCS, इसको अगर मान के चलिए NCS, ये अगर इसमें इसका मतलब हुआ कि अगर सल्फर है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन को कौन इसमें रिलीज करेगा, यानी ये अपना लोन पेयर कौन प्रोवाइड करेगा, सल्फर। अगर नाइट्रोजन प्रोवाइड करे तो नाइट्रोजन को अगर NCS लिखा हुआ है कहीं पर तो इसको आप कहोगे आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। NO3 माइनस है तो इसको कहोगे नाइट्रेटो, इसको आप कहोगे नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। NO2 माइनस है तो इसको कहोगे नाइट्रो, इसको कहोगे नाइट्रो एन, नाइट्रो एन। अगर यहीं पर अगर मान के चलो यहीं पर ONO हो जाए, ONO, ये क्योंकि ये भी है एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल, ये जितना भी है यहां से यहां तक मैंने लिख दिया है ये सब है एम्बिडिएंट। एम्बिडिएंट का मतलब अगर एक ही ग्रुप के अंदर दो डोनर ग्रुप हो, यानी इलेक्ट्रॉन कोई भी अपना लोन पेयर दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, कार्बन भी दे सकता है, सल्फर भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो अगर NO2 लिखा हुआ है तो आप समझो कि नाइट्रोजन ही डोनेट कर रहा है। अगर ONO लिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसने आपको बताया कि ये हमारा इस बार डोनेटिंग ग्रुप कौन है, ऑक्सीजन। तो इसको आप नाइट्रो ना लिख करके इसको लिखोगे नाइट्रो O, नाइट्रो O। तो ये आपको कुछ मैंने नाम समझा दिया। अब देखो जैसे कहीं पर कुछ न्यूट्रल ग्रुप जैसे H2O, तो H2O को अब वाटर ना लिख करके अगर ये ग्रुप के अंदर है, अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो इसको आप लिखोगे एक्वा, इसको लिखोगे एक्वा। अगर NH3 है तो इसको लिखोगे एमाइन, एमाइन कह लो या एमीन पढ़ लो। CO को आप कहोगे कार्बोनाइल, CO को लिखोगे कार्बोनाइल। NO है तो इसको कहोगे नाइट्रोसाइल, NO को कहोगे नाइट्रोसाइल। सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी को देख करके, कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है इसको देख करके आप ये पता कर सकते हो कि इसमें कौन कौन से लिगेंड हैं, उसका नाम देख सकते हो। जैसे अब मैं यहीं पर देखा तो मैं समझ गया ये एमाइन है, ये क्लोराइडो है, ये नाइट्रो एन है, ये तो मैं समझ गया। जैसे ये ऑक्जिलेटो मैं इसे कहूंगा, इसको इथेन 1,2-डाइएमीन इसको कहा जाएगा, इथेन इन कहा जाता है, मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में। ये इन जो EN लिखा रहेगा तो इथेन 1,2-डाइएमीन समझना है। ये अगर मान के चलिए C2CO लिखा तो अभी जस्ट आपको बता दिया ये कार्बोनाइल है, ये CN लिखा तो साइनो इसे कह देंगे। तो ये तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब जब किसी कंपाउंड, जब अगर ये नाम दिया है कॉम्प्लेक्स, अब इसका नाम कैसे लिखें, तो ठीक उसी तरीके से जो अभी तक आप फॉलो करते आ रहे हो ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम लिखने टाइम। जैसे अगर मान के चलिए मैं आपसे पूछूं Al2SO4 होल 3, इसका नाम क्या होगा, तो आप कहते हो कि सर इसका नाम होगा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट कह देते हो। तो बचपन से हमें ये बता दिया जाता है कि जो पॉजिटिव सेंटर होते हैं, जो पॉजिटिव ग्रुप होते हैं उनका नाम पहले आपको लिखना है, और जो नेगेटिव आयन होते हैं उनका नाम बाद में। क्या मैं इसको सल्फेट एल्युमिनियम कहता तो कुछ गलत हो जाता? आप कहोगे नहीं सर, मतलब जो IUPAC जो शुरू से मानते हुए चली आ रही है उसी चीज को फॉलो करना है। मतलब कि हमें पहले पॉजिटिव सेंटर का नाम लिखना है फिर नेगेटिव सेंटर का नाम लिखना है। ठीक वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि हमें पहले पॉजिटिव सेंटर का नाम लिखना है फिर नेगेटिव सेंटर का नाम। जैसे यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर K3 Cr C2O4 होल 3, K3 C2O4 होल 3 Cr C2O4 होल 3। ये तो इसमें ये जो पहले वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम, तो कहीं भी लिखा हो एल्युमिनियम आपको तुरंत समझ लेना ये पॉजिटिव होगा। जैसे मैंने अगर मान के चलिए लिखा PdCl2 तो आपको तुरंत समझ लेना है कि अच्छा ये Pd जो होगा पैलेडियम यहाँ पर पॉजिटिव होगा, जो बाद में लिखा जाता है ये नेगेटिव होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो पहले लिखा गया वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो बाद में आया वो नेगेटिव होना चाहिए। तो मतलब मैं यहाँ समझ गया कि पोटेशियम यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है वह ये नेगेटिव हुआ। तो जब कभी भी पहले नाम जो होता है वो पॉजिटिव सेंटर का होता है तो आप सबसे पहले पोटेशियम लिखोगे, सबसे पहले ये
के को देख करके आप तुरंत समझ जाओगे कि ये पोटेशियम है। तो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो होना चाहिए ये पी कैपिटल होना चाहिए, पोटेशियम, पोटेशियम। अब इसके अंदर, अब ये देखा कि अब इसका क्या नाम दूं, तो अब अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा नेगेटिव हो, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात अगर आ जाए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रूल लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको खुद पता चल जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले हमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैं जाऊं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले नाम हमें लिगेंड का लिखना होता है। तो जितने भी लिगेंड हैं उसका नाम लिखूंगा, और लिगेंड अगर बहुत ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा, 3 मतलब बहुत सारा है, तो उसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका नाम लिखेंगे, चाहे नंबर में कितना भी हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अमोनिया 2 है, नाइट्रो वो एक ही है, क्लोरीन एक है, तो ज्यादा या कम से नहीं मतलब है, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नाम पहले होगा। जैसे यहाँ पर एमाइन, क्लोराइड, क्लोराइडो, नाइट्रो, तो आप समझ गए कि सबसे पहले एमाइन का नाम लिखना होगा, फिर क्लोराइड का नाम लिखना होगा, फिर नाइट्रो का नाम लिखना होगा। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर क्लोरीन है और इन है, तो डाईएमीन, तो डाईएमीन यानी पहले ए होता है फिर सी होता है, तो पहले नाम इसका होगा फिर इसका नाम होगा। और भी मैं कंपाउंड्स ले लेता हूँ, उसमें और सारे प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले इसका नाम लिखा मैंने पोटेशियम। अब इसके अंदर जितने अगर लिगेंड हैं तो सबसे पहले लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और लिगेंड की संख्या भी देंगे कि कितना है लिगेंड। जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्जेलेटो, इसे मैंने बताया ऑक्जेलेटो, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, इसको कहेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। अब और कोई ग्रुप है, और कोई इसमें लिगेंड है? आपने कहा नहीं। तो अब उसके बाद जब कुछ नहीं हो, सब लिगेंड का नाम आपने लिख दिया, तब बारी आएगी सेंट्रल एटम के नाम लिखने की। अब सेंट्रल एटम का नाम जब लिखोगे तो सेंट्रल एटम, यहां पर ध्यान देना, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो, जैसे यहां पर देखा मैंने, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हुआ, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर हमारा नेगेटिव होता है तो मेटल के जो नाम के लास्ट में ATE लगाएंगे, ATE। जैसे अब क्रोमियम को क्रोमियम ना लिख करके क्रोमेट लिखेंगे, क्रोमियम को क्रोमियम ना लिख करके क्रोमेट लिखेंगे। फिर से मेरी बात को सुनिए, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव पार्ट हो, जैसे ये हमारा पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये हमारा पूरा नेगेटिव पार्ट हो गया, तो इसमें जो सेंट्रल एटम, जब पूरे लिगेंड का नाम लिख लूंगा तब बारी आएगी सेंट्रल एटम का नाम लिखने का। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, और साथ ही साथ सेंट्रल एटम का जो नाम लिखेंगे तो नाम के लास्ट में ATE वर्ड ऐड करना है। जैसे इस क्रोमियम को क्रोमियम ना लिख करके मैं लिखूंगा क्रोमेट, क्रोमेट, क्रोमेट। और कहीं भी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने भी एंटिटी होंगे, जितने भी हैं, उन सब में कहीं भी नाम लिखते टाइम स्पेस आपको नहीं देना है, उन सब के नाम लिखते टाइम कहीं भी बीच में स्पेस नहीं देना है। और अगर आप जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देना है। जैसे यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकालना सिखा दिया था। अगर यहां पर ऑक्जेलेटो, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 होता है, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 का हो गया -6। पोटेशियम का होता है +1, तो -6 + 3, आपने कहा -3, तो पूरे के ऊपर जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो क्रोमियम का चार्ज जो हो गया, या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो मतलब मैं अगर आपसे पूछूं क्रोमेट अगर इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देना है, और ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर में होना चाहिए। रोमन लेटर कहने का मतलब 1 को 1 दिखाना है, 2 को ऐसे दिखाना है, 3 को ऐसे दिखाना है, 4 को ऐसे दिखाना है। इस तरीके से आपको दिखाना है, ना कि 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं दिखाना है, ये ऐसे करके दिखाना है। तो अगर मान के चलिए यहाँ पर आपको पता चला कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो क्रोमेट 3 ऐसे करके दिखा देना, हो गया, इसका नाम हो गया, मतलब इस कंपाउंड का नाम हो गया पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। आई थिंक आपको क्लियर हुआ ये। अगर एक और के नाम के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे COCl2 En2SO4, आप तुरंत समझ गए कि सर ये वाला जो पार्ट हुआ ना, ये पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव पार्ट हुआ। पॉजिटिव पार्ट हुआ तो सबसे पहला नाम हमें इसी का देना होगा, क्योंकि पहले नाम हम पॉजिटिव को देंगे। तो पॉजिटिव में तो सर ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैं जाऊंगा और अंदर में जाऊंगा तो देखूंगा अरे भाई यहाँ पर तो ये EN भी ग्रुप है, लिगेंड है, क्लोरीन है। तो अब मैं नाम कैसे लिखूं? तो अब नाम यहाँ पर ध्यान दो, ये EN क्या है? तो इथेन 1,2 डाइएमीन, और इसमें तो दो दो, क्योंकि इसकी डेंसिटी 2 है, 2 NH2 ग्रुप होता है, इथेन 1,2 डाइएमीन, और इसकी संख्या 2 है। तो अगर यहाँ पर अगर कोई ग्रुप जिसके पास ऑलरेडी पहले से दो या 3 यानी पॉलीडेंटेट लिगेंड थे, तो उनके लिए अगर 2 रहेंगे, अगर 2 रहा तो उसके लिए आप यूज करोगे बिस, अगर 3 रहा तो यूज करोगे ट्रिस, अगर 2 रहा तो उनके लिए यूज करोगे बिस, अगर 3 रहा तो उनके लिए यूज करोगे ट्रिस, 4 रहा तो टेट्राकिस। तो इस तरीके से आपको ये यूज करना है। जैसे यहां पर देखिए ये EN 2 ग्रुप हैं, तो EN 2 ग्रुप हैं, तो इनको मैं कैसे लिखूंगा? इनको इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन, पहले E या पहले C, क्लोराइडो होगा या इथेन 1,2 डाइएमीन होगा? तो आप कहोगे कि सर पहले क्लोराइडो होगा, तो पहले नाम हो जाएगा क्लोराइडो। शायद मैंने गलती से तब यहाँ पर इसको पहले बोल दिया था, इथेन होना चाहिए, इथेन 1,2 डाइएमीन होता है, तो पहले नाम होगा, आप कहोगे कि सर क्लोराइडो, तो डाई क्लोराइडो, 2 क्लोरीन है ना, तो डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अब बिस, अब इसको यहां पर लिखूंगा बिस। अब बिस क्यों? क्योंकि यहां पर 2 हैं, EN ग्रुप 2 हैं, 2 ग्रुप के लिए बिस यूज करूंगा, बिस। अब यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा इनका नाम। बिस में क्या है? बिस में है इथेन 1,2 डाइएमीन, बिस इथेन 1,2 डाइएमीन, 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन। अब बात आ गई, क्लोराइडो लिख दिया, बिस इथेन 1,2 डाइएमीन लिख दिया। अब कोई और लिगेंड बाकी है? आपने कहा नहीं सर कोई भी लिगेंड बाकी नहीं है। तब बारी आएगी किसकी? क्रोमियम की, कोबाल्ट की। अब कोबाल्ट लिखा जाएगा। अब ये देखना होगा कि क्या ये पॉजिटिव ग्रुप है? तो आपने कहा यस सर पॉजिटिव ग्रुप है, तो कुछ नहीं, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखना है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब इस कोबाल्ट को जब भी सेंट्रल एटम लिखा जाता है तो विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं लिखना है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो यहां पर आपको पता चला कि सल्फेट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2, क्लोरीन का होता है -1। तो ये हो गया आपका कितना? -2, ये हो गया -2, -4। तो इस क्योंकि ये EN ग्रुप है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो आपने कहा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 4, तो कोबाल्ट 4। और यहां पर लास्ट में अब काउंटर आयन का नाम दिया जाता है। काउंटर आयन क्या है? आप कहोगे कि सर सल्फेट। अब यहां पर सल्फेटो नहीं लिखोगे, मैंने बताया था, ये इसको आप कहोगे सल्फेट, क्योंकि ये काउंटर आयन है। तो अब यहां पर स्पेस दे करके सल्फेट। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितना भी नाम होगा एक साथ लिखा जाएगा, इसमें कहीं भी आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर देखिए, अब यहां पर अगर मैं इस कंपाउंड का नाम अगर आपसे पूछूं, इसका नाम क्या होगा? आपसे मैं पूछूं तो आप कहोगे कि सर इस बार भी ये वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये मेरा पॉजिटिव सेंटर है। तो पॉजिटिव सेंटर है तो मैं इसके अंदर सबसे पहले देखूंगा कि मेरा कौन कौन सा ग्रुप है। ये मेरा एमाइन ग्रुप है, ये मेरा सल्फेटो ग्रुप है। तो आप पहले समझ गए कि सर यहाँ पर तो मुझे सबसे पहले एमाइन का नाम लिखना है, तो इसको लिखोगे ट्राई एमाइन, ट्राई एमीन कह लो या ट्राई एमाइन कह लो, ट्राई एमीन। अब उसके बाद ये सल्फेट है तो ट्राई एमीन ट्राई सल्फेटो, ट्राई एमीन ट्राई सल्फेटो। अब और कोई लिगेंड है? आपने कहा नहीं सर और कोई लिगेंड नहीं है। अब सेंट्रल एटम की बारी आएगी, सेंट्रल एटम का नाम आपको लिखना है। तो सेंट्रल एटम का नाम कैसे लिखा जाए? तो आप कहोगे कि सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, सल्फर का होता है -2, ये हो गया आपका -1, तो ये -6, -9। एक्चुअल में यहाँ पर सल्फेट यहाँ पर 3 नहीं लेकर के -3, ये मान के चलिए सल्फेट एक ही लिया मैंने, तो यहाँ पर जो ट्राई सल्फेटो लिया ना, ये सिर्फ सल्फेटो हो जाएगा, ट्राई सल्फेटो ना ले करके ट्राई एमीन सल्फेटो, ट्राई एमीन सल्फेटो। यहाँ पर हो गया -2, तो आपने कहा -3, -2, -5, और यहाँ पर हो गया 0। तो क्रोमियम की वैल्यू यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 अगर आ रही है तो यहाँ पर आप लिखोगे क्रोमियम 5, और यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में क्लोरीन है तो क्लोरीन का नाम हो जाता है क्लोराइड। और ये क्योंकि क्लोराइड इसलिए क्योंकि ये काउंटर आयन के रूप में है तो क्लोराइड हम लोग लिख सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई। जैसे यहाँ पर देखिए NiNH3 6Cl2, इसका नाम कैसे लिखा जाए? तो
आप सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ध्यान दिया आपने कहा सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही मेरा इस बार पॉजिटिव है, तो इसमें जो लिगेंड है उसका नाम सबसे पहले, जैसे यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 6 लिगेंड है इमाइन, तो सबसे पहले नाम होगा हेक्सा इमाइन, क्योंकि 6 है तो इसको हेक्सा कहा जाएगा, हेक्सा इमाइन, हेक्सा इमीन या हेक्सा इमाइन कह लीजिए, हेक्सा इमीन। और कोई लिगेंड है? आपने कहा नहीं, तो अब बारी आएगी सीधा और सीधा किसकी, सेंट्रल एटम के नाम लिखने की, तो हेक्सा इमीन निकेल, क्योंकि अब इसमें कहीं भी नेगेटिव आने की बात नहीं है तो निकेलेट नहीं लिखूंगा, अगर पॉजिटिव ही है तो निकेल का निकेल ही होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो आप कहोगे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो यहाँ पर इसका तो 0 ही हो गया, तो इसका हो जाएगा +2, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन का -2, तो निकेल को होना चाहिए +2, तो यहाँ पर निकेल 2। अब बात आएगी, हो गया इसका नाम, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का नाम मैंने दे दिया। अब आ जाएगी काउंटर आयन की, तो काउंटर में क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्लोराइड लिख दूंगा मैं, क्लोरीन को क्लोराइड। ये आपको सिंपल समझ में आया। जैसे अगर मान के चलिए मैं यहाँ आपसे इसके बारे में नाम पूछूं, इसका नाम क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर 4 कार्बोनाइल ग्रुप है, CO ग्रुप को तुरंत समझ में आ जाना है कि कार्बोनाइल ग्रुप है, तो आप कहोगे टेट्रा कार्बोनाइल, ये नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल, 4 कार्बोनाइल है। अब यहाँ पर निकेल, अब यहाँ पर निकेल है, अब यहाँ पर निकेल है, निकेल। अब यहां पर कुछ और इधर कोई ग्रुप दिया हुआ है, आपने कहा नहीं सर कोई ग्रुप नहीं दिया हुआ है। और यहां पर अब निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, क्योंकि ये जो CO ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, निकेल 0, तो आप कहोगे कि सर निकेल 0। अगर मान के चलिए मैं यहां पर Cl लिख देता, या इस बार मान के चलो मैं इस बार लिख देता CO3 लिख देता, तो आप कहोगे कि सर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2, तो इसका मतलब निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए था +2, तो नाम क्या हो जाता, निकेल 2, नाम क्या हो जाता, निकेल 2, और यहाँ पर कार्बोनेट है तो निकेल 2 कार्बोनेट, निकेल 2 कार्बोनेट, ये हो जाता नाम। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग नाम लिखेंगे। अगर मान के चलिए ये FeCN6 का नाम मैं आपसे पूछूं, इसका नाम क्या होगा, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग इसका नाम देखते हैं कि जैसे ये कंपाउंड है FeCN6, इसका नाम क्या दूं, तो आपको पता चला कि सर ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस बार मेरा नेगेटिव है, ठीक है, इस बार मेरा नेगेटिव है, तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव सेंटर का नाम देता हूं। इस बार ये पॉजिटिव सेंटर क्या है, आयरन, तो आयरन को आयरन लिख दिया। अब मैं जाऊंगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैंने देखा कि 6 साइनो ग्रुप हैं, तो सबसे पहले लिखूंगा हेक्सासाइनो, ये नाम लिख करके अब मैं रुकूंगा, मैं देखूंगा कि इसमें जो अब कोई और ग्रुप है, मैंने कहा नहीं और कोई लिगेंड नहीं है, आपने कहा कोई लिगेंड नहीं है। अब बात आ जाएगी सेंट्रल एटम का नाम लिखने का। अब सेंट्रल एटम यहाँ पर मैं क्या दूं, सेंट्रल एटम यहाँ पर देखिए, अगर बात हो जाए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रूल कहती है, या आप आयरन भी लिखना चाहते हो तो चल सकता है, लेकिन IUPAC ये कहती है कि अगर आयरन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो उसका नाम उसके लैटिन नाम से ही दो। जैसे इसको आयरन ना लिख करके फेरम, तो इसको फेरस या फेरम लिखना है, तो इसको हेक्सासाइनो। अब ये चूंकि इस बार क्या है, नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट का नाम जो होता है ATE पर एंड करता हूं, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट, ये हो जाएगा। और इसके साथ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट साइनाइड का होता है -1, तो -6, यहाँ पर हो जाता है आयरन का होता है +2 दे दो या +3 दे दो, तो +2 दे दिया, तो आपने कहा -6 तो +2, तो -4, तो यहाँ पर आप कहोगे +4, तो फेरेट 4 और बस फेरेट 4 हो गया, आयरन हेक्सासाइनोफेरेट 4। आप कहोगे अगर मैं यहाँ +3 देता तो फेरेट 3 हो जाता, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब जैसे इस कंपाउंड का नाम लिखना है, इस कंपाउंड का नाम COEN3SO4, तो अब आपको पता चला, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने COEN3 होल 2, यहां पर होल 2 SO4 होल 3। अब इसका नाम, तो अब आपने तुरंत समझा कि सर ये वाला पार्ट जो है वो मेरा पॉजिटिव पार्ट है, तो सबसे पहला नाम इसी का होगा। अब इसका नाम पहले होगा तो कैसे नाम दो, इसके अंदर लिगेंड क्या है, तो आपने कहा इन कितना है, तो 3, अभी समझाया था कि इन
इन जो होते हैं वो बाइडेंटेट होते हैं। तो बाइडेंटेट को दिखाने के लिए इसमें मैं लिखूंगा 20, सॉरी इसमें कितने कितने हैं, तो आपने कहा कि 3, और 3 अगर हैं बाइडेंटेट, अगर 3 हैं तो इनके लिए मैं लिखूंगा ट्रिस, इनके लिए लिखूंगा ट्रिस। ट्रिस कितना, ट्रिस इथेन, ट्रिस कौन सा है, तो आप कहोगे इथेन 1,2-डाइएमीन, इथेन 1,2-डाइएमीन। अब ये नाम हो गया ट्रिस इथेन 1,2-डाइएमीन। अब इसमें अब और कोई लिगेंड है, आपने कहा नहीं सर कोई लिगेंड नहीं है। अब बात आ जाएगी सेंट्रल एटम का नाम लिखने का। सेंट्रल एटम कोबाल्ट है तो कोबाल्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटर है, पॉजिटिव। तो अब सेंट्रल एटम का नाम कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता है, उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिया जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सल्फर का, सल्फेट का हो जाता है -2, तो ये हो जाएगा -6, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर 2 है तो प्लस में 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो प्लस में 3 रखने से ही ना, +3 जा ये 2 +3 1 लूंगा तो 2 है यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3। अब यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव सेंटर का नाम मैंने दे दिया। अब यहाँ पर लास्ट में क्या है, सल्फेट, तो ये है सल्फेट, कोबाल्ट 3 सल्फेट, ये नाम हो गया कोबाल्ट 3 सल्फेट, PHAT होता है। तो ये हम कुछ और कंपाउंड मैंने और लिख दिया है, और इन सबका एक साथ मैं बता देता हूँ सबका नाम। जैसे अगर मान के चलिए ये इस कंपाउंड में फर्स्ट वाला जो दिया था, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आपने कहा कि सर सबसे पहले इसमें कोई काउंटर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिया ना दिया उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी है, तो आपको सबसे पहले मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम कैसे लिखेंगे, तो आपने कहा कि सर लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे। अब लिगेंड भी कई सारे हों तो कैसे नाम लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे उनका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखा मैंने, एमीन भी है, क्लोराइडो भी है, नाइट्रो भी है, तो सबसे पहले एमीन, तो डाईएमाइन, तो डाईएमाइन, 2 एमीन है तो डाईएमीन, डाईएमीन, डाईएमीन हो गया। अब यहाँ पर है क्लोरीन, तो क्लोरीन को यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर हो तो क्लोरीन को ना तो क्लोराइड ना ही क्लोरीन, इसको लिखा जाएगा क्लोराइडो, डाईएमीन क्लोराइडो, ये हो गया। अब और कोई है, तो आपने कहा सर एक और है नाइट्रो, तो नाइट्रो, नाइट्रो। अब नाइट्रो में सिर्फ NO2 लिखा है, याद करिए मैंने लिखा है NO2 हो तो नाइट्रो N लिखेंगे, तो नाइट्रो N, इसको सही ढंग से लिख लीजिए, ये है नाइट्रो, तो नाइट्रो N। अब क्या है, और कोई है, तो और कोई लिगेंड नहीं है। अब बात आ जाएगी किसकी, सेंट्रल एटम की। तो सेंट्रल एटम में प्लैटिनम, अब इसके ऊपर कोई चार्ज या कुछ काउंट नेगेटिव वेगेटिव कुछ भी नहीं दिया है, तो हमेशा इसको पॉजिटिव मान के चलना है। अब इसका प्लैटिनम, तो प्लैटिनम, अब यहाँ पर पॉजिटिव ही है तो प्लैटिनम को प्लैटिनम ही लिखेंगे, प्लैटिनम, प्लैटिनम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट आप नहीं लिखोगे। तो अब नाइट्रो का होता है -1, क्लोरीन का होता है -1, तो यहाँ पर 2 माइनस में चार्ज, तो इसका मतलब +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो प्लैटिनम 2, इसका नाम हो जाएगा प्लैटिनम 2। तो डाईएमीन क्लोराइडो नाइट्रो N प्लैटिनम 2, ये इसका नाम है। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले मुझे दिख गया ये सोडियम, तो पहला वाला जो होता है वो पॉजिटिव को डिनोट करता है, तो सबसे पहले नाम मुझे सोडियम देना है, तो नाम हो जाएगा इसका, पहले नाम हो जाएगा सोडियम, ठीक है। अब काउंटर आयन, तो सॉरी इस बार जो नेगेटिव पार्ट है वो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का में कैसे नाम लिखा जाए, तो जितना भी लिगेंड है उसका सबसे पहले काउंटिंग, तो 6 फ्लोरीन है तो नाम हो जाएगा हेक्साफ्लोराइडो, अभी बताया है हेक्साफ्लोराइडो, हेक्साफ्लोराइडो। और कोई लिगेंड है, तो आपने कहा नहीं। अब यहाँ पर बात आ जाए, अभी बताया मैंने कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो तो इसमें जो सेंट्रल एटम है इसका नाम ATE पर एंड करेंगे, ATE, 8 पर लास्ट में एंड करेंगे। तो यहाँ जो सिलिकॉन नाम होना चाहिए था वो सिलिकॉन ना होकर के सिलिकेट हो जाएगा, तो फ्लोराइडो सिलिकेट, सिलिकेट। और इसके साथ साथ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूं, तो फ्लोरीन का होता है -1, तो 6 फ्लोरीन का हो गया, मन में सोचना है, ये हो गया -6। सोडियम का होता है +1, तो 2 सोडियम का हो गया +2, तो -6 +2 -4, तो इसका मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए, तभी तो जाकर के टोटल सम 0, तभी जाकर के टोटल सम 0 होना चाहिए। तो आप कहोगे यस सर ये प्लस में चार्ज होना, प्लस में चार्ज होगा, तो प्लस में चार्ज, तो सिलिकेट 4, इसका नाम हो जाएगा सिलिकेट 4 हो गया। अब जैसे यहाँ पर है, तो सबसे पहले सेंट्रल एटम का नाम, तो सेंट्रल एटम सॉरी सबसे पहले पॉजिटिव सेंटर का नाम, तो पॉजिटिव सेंटर है आयरन। तो मैंने कहा यहाँ पर आप आयरन भी लिख सकते हो, फेरम भी लिख सकते हो, फेरस भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ये हमारा पॉजिटिव हो तो हम लोग सबसे पहले नाम लिखेंगे आयरन को ही, आयरन नाम दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आप फेरस यूज करोगे, तो आयरन मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर है, याद करिए SCN,
तो नाम लिखाया हुआ है थायोसाइनेटो, तो यहाँ पर कितना है 4, तो टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो। अब यहाँ पर नाम आ जाएगी कोबाल्ट। अब कोबाल्ट को नाम ना लिख करके कोबाल्ट, क्योंकि इस बार ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो कोबाल्ट को ना कोबाल्ट ना लिख करके कोबाल्टेट लिखेंगे, कोबाल्टेट। अब कोबाल्टेट लिख देने के साथ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो साइनाइड का थायोसाइनाइड का होता है -1, तो हो गया -4। यहाँ पर अगर +2 ले लिया तो -4 +2 -2, तो इसके ऊपर +2 होना चाहिए, तो कोबाल्ट 2 हो जाएगा, कोबाल्टेट 2। अब अगर मान के चलिए इसका नाम मैं आपसे पूछूं तो आप पहले कहोगे कि सर सोडियम, तो सबसे पहले सोडियम का नाम लिखा आपने, सोडियम। फिर उसके बाद इसके अंदर तो देखा आपने कि 3 ऑक्जेलेटो ग्रुप हैं, तो ट्राई ऑक्जेलेटो। अब सेंट्रल एटम हमारा है आयरन, तो अभी बताया कि आयरन अगर हमारा सेंट्रल एटम हो तो आयरन ना लिख करके इसको लिखेंगे फेरेट, आयरन को आयरन ना लिख करके फेरेट लिखेंगे। और सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो ये हो जाएगा +3, और इसके ऊपर -2 होता है, तो -6, तो -3 +3 और -6 मिल करके ये 0 होगा, तभी इसका मतलब आयरन की जो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, तो फेरेट 3 ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हो जाएगा इसका पूरा का पूरा नाम। अगर मान के चलिए मैं इसके बारे में पूछूं इसका नाम क्या होगा, तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो मेरा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड है पहले नाम हम उसका लिखेंगे। तो लिगेंड को मैंने देख लिया, ये भाई एमीन है, ये है एक्वा, तो पहले एमीन या पहले एक्वा। अब कंफ्यूजन कि एमीन भी ए से शुरू होता है, एक्वा भी ए से शुरू होता है, लेकिन जिस तरीके से डिक्शनरी में एमीन ए के बाद फिर अगर ए सेम हो जाता है तो उसके बाद सेकंड लेटर चेक करेंगे, ए के बाद एम और क्यू में पहले क्या होता है, आप कहोगे एम, तो पहले इस वजह से नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन, नाम हो जाएगा टेट्रा एमाइन या एमीन कह लीजिए, टेट्रा एमीन। फिर उसके बाद डाई एक्वा, 2 H2O को एक्वा लिखा जाएगा, डाई एक्वा, ये हो गया डाई एक्वा। फिर उसके बाद सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पर सेंट्रल एटम है कॉपर, तो सेंट्रल एटम को कॉपर लिखूंगा, कॉपर, कहीं भी बीच में स्पेस देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कॉपर सेंट्रल एटम हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखोगे आप, ये बात दिमाग में रख लो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -2, H2O का कंपाउंड है 0, NH3 कंपाउंड है 0, तो ये हो गया -2, तो कॉपर को डेफिनेटली +2 होना पड़ेगा तभी जाकर के 0 होगा, तो कॉपर यहाँ पर हो जाएगा कॉपर 2। अब यहाँ पर काउंटर आयन क्या है, सल्फेट, तो इसका भी नाम लिखूंगा, तो सल्फेट काउंटर आयन है, तो सल्फेट को सल्फेट लिख दोगे, तो ये हो जाएगा नाम काउंटर आयन के साथ टेट्रा एमीन डाई एक्वा कॉपर 2 सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा। अब इसका नाम कैसे दूं, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर दो हैं तो जो पहले लिखा है, बात फिर से वही चीज, उसको आप मानोगे पॉजिटिव, और जो बाद में लिखा है उसको मानोगे आप नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव के अंदर, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके पास भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर जो लिगेंड है, सबसे पहले नाम लिगेंड का, तो यहाँ पर 4 लिगेंड है, 4 एक्वा है, 4 एमाइन है, तो ये है टेट्रा एमाइन। उसके बाद प्लैटिनम। अब यहाँ पर NH3 का यहाँ पर हो जाएगा 0, NH3 का हो जाएगा 0, और यहाँ पर इसका हो जाएगा -4, तो इसके ऊपर होना चाहिए +4, और इसके ऊपर अगर ये 0 है तो प्लैटिनम 0, ये हो जाएगा प्लैटिनम 0, और यहाँ पर अब इसके अंदर नाम क्या होगा, प्लैटिनम 0। अब यहाँ पर देखिए 4 क्लोरीन, तो 4 क्लोरीन, तो आप इसको लिखोगे टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनम। अब यहाँ पर बात हो जाएगी प्लैटिनम, अब इसका नाम कैसे दें, तो प्लैटिनम, अभी बताया कि अगर आपको ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो इसका नाम प्लैटिनम ना होकर प्लैटिनेट हो जाएगा, प्लैटिनमेट, और उसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट 4, प्लैटिनमेट स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट 4। तो ये आई थिंक आपको ये पूरा नाम आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा बता दिया कि पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि किसी भी
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। आप पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले उससे बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, और इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हुआ और आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपने बुक में क्वेश्चन दिया होगा उससे प्रैक्टिस करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबको बना के देखो। अगर आपको अभी भी नाम लिखने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर कुछ सजेशन हो तो आप मुझे अपनी सजेशन जरूर दीजिए, आपके सजेशन का इंतजार रहता है। सो थैंक यू, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।